गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12 में लेसन 3 का एक नया टॉपिक का नाम है पुरुष का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। देखिए, जो जनन तंत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनन तंत्र जो होता है वो कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो हमने कुछ पिछले वीडियोस में आपको कुछ अंगों की आंतरिक काट की संरचना भी बता दी है। अब हम पूरा जनन तंत्र ही जानेंगे कि जनन तंत्र क्या होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो टॉपिक है पुरुष का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ठीक, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन है ये कई अंगों से मिलकर बना होता है। पहला है वृषण अर्थात टेस्टिस, एपिडर्मिस, इसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं, शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंशिया, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा और शिश्न मतलब पेनिस। तो ये कुछ मुख्य भाग होते हैं जिनसे पुरुष का जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन है उसका निर्माण होता है। तो ये इनको बताने से पहले हम थोड़ा सा चित्र के विषय में जान लें कि ये चित्र के नाम क्या हैं और कैसे बनाएंगे, क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप संरचना देख रहे हैं इसके अंदर जो ये नली जैसी दिखाई दे रही है ये मूत्रमार्ग है और इसके बाहर का ये भाग सब पेनिस कहलाता है। इसके ऊपर एक उपवलित त्वचा होती है जिसको प्रप्यूस कहते हैं। ठीक, जो मूत्र मार्ग होता है वो एक छोटे से छिद्र द्वारा जिसको यूरिनो जेनिटल फोर कहते हैं और हिंदी में से मूत्रोजनन छिद्र कहते हैं, उसके द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये संरचना आप देख रहे हैं, ये जो संरचना होती है ये टेस्टिस कहलाती है। ठीक, ये टेस्टिस सेक है, इसके अंदर टेस्टिस रखा होता है और यहाँ से जो नलिका दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो छोटी नलिका है ये एपिडर्मिस है और इससे जो नलिका जुड़ी होती है वो पूरे जो मूत्राशय होता है उसको घेरे रहती है। इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, फिर यहाँ पर जो आगे खुला हुआ भाग देख रहे हैं इसको एम्पुला लिखा गया है। यहाँ पर एक भाग देख रहे हैं इसको सेमिनल वेसिकल शुक्राशय लिखा गया है। फिर यहाँ पर एक संरचना देख रहे हैं छोटी जैसी नली जैसी संरचना है, इसको इजैकुलरी डक्ट हिंदी में इसका नलिका बोलते हैं और ये आकर मूत्रमार्ग में ही खुल जाती है। यहाँ पर एक संरचना देख रहे हैं ऐसी बनी हुई, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर जो बल्ब जैसे देख रहे हैं इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, पीछे ये बैकबोन है मतलब अर्थात रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पर ये मलाशय है और जो एनस जो गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो ये संरचना है जिसको हमको बनाना है। तो चलिए आइए जानते हैं पुरुष का नर जनन तंत्र, मतलब जो नर जनन तंत्र है उसके विषय में जानेंगे, सभी भागों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले एक एक भाग की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे पुरुष का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। लिखेंगे पुरुष का जनन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। फिर हेडिंग डालेंगे वृषण, टेस्टिस। पिछले वीडियोस में मैंने आपको वृषण की आंतरिक काट की संरचना पढ़ा दी थी। उसमें बताया था कि जो वृषण होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 15 ग्राम भार का, गोल मतलब अंडाकार और गुलाबी रंग का होता है। ठीक, पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो उदर गुहा से, देखिए ये क्या है, ये उदर गुहा है, ये पूरा आमाशय की गुहा मतलब ये पूरा उदर गुहा है। उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। ठीक, तो भार जान लिया, कहाँ पर स्थित होते हैं, ये उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। अब जो वृषण होता है वो वृषण कोश में होता है, अर्थात जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस सेक में होता है। ठीक, जो टेस्टिस सेक होता है अर्थात जो वृषण कोश होता है वो उदर गुहा से एनग्यूनल कैनाल, किसके द्वारा? एनग्यूनल कैनाल, मतलब ये उदर गुहा है और उदर गुहा से ये जो वृषण होते हैं
वो एक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, उस संरचना को कहते हैं एनग्यूनल कैनाल। तो लिखेंगे कि वृषण कोश जो होते हैं वो उदर गुहा से एनग्यूनल कैनाल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, एनग्यूनल का मतलब वृषण नाल होती है, हिंदी में से वृषण नाल कहते हैं, तो इंग्लिश में एनग्यूनल कैनाल कहते हैं। तो टेस्टिस से उदर गुहा से एनग्यूनल कैनाल अर्थात वृषण नाल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अब ये हो गई संरचना आपकी वृषण के विषय। वृषण के विषय में एक चीज और बता दें आपको कि जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो वृषण होते हैं, वृषण की जब मैंने आंतरिक काट की संरचना आपको पिछले वीडियो में बताई थी तो उसमें बताया था कि वृषण के कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो ये वृषण शरीर से बाहर उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, तो ये स्थित इसलिए होते हैं वहां पर क्योंकि इनमें बहुत ही कम टेम्परेचर पर, मतलब कम टेम्परेचर पर लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर इस शरीर में रहेंगे तो शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए ये उदर गुहा से जो है बाहर स्थित होते हैं। तो ये हो गया टेस्टिस। अब अगली आती है एपिडाइमिस। हमने जब आपको वृषण की आंतरिक काट पढ़ाई थी तो हमने जो है उसमें एपिडाइमिस आपको बताया था। एपिडाइमिस के 3 भाग बताए थे, कार्डा एपिडाइमिस, कार्पस वेनर और कैपट एपिडाइमिस। ठीक, तो ये एपिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, मतलब जो एपिडाइमिस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर एपिडाइमिस। ठीक, तो वृषण, अब जब आप आंतरिक संरचना देखेंगे वृषण की तब आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा एपिडाइमिस। तो हम बता ही देते हैं, आप बात को देख लेना उसको कि जो एपिडाइमिस होती है वो क्या होती है। तो वृषण की शुक्रजन नलिकाएं शुक्रवाहिनी द्वारा, शुक्रजन नलिका मतलब वासा डिफरेंशियल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कौन सी चीजें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो शुक्रवाहिनी द्वारा वृषण जालक में खुलती है अर्थात रेड टेस्टिस में खुलती है। ठीक, रेड टेस्टिस जो होता है वो लगभग 6 मीटर लंबी, कितनी, 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना के रूप में होती है, जिसको एपिडाइमिस कहते हैं, उसमें खुलती है। ठीक, एपिडाइमिस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको कैपट, कार्पस और कार्डा एपिडाइमिस कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एपिडाइमिस। अब अगला आता है शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंशियल। तो जो एपिडाइमिस का अंतिम भाग होता है, जो कार्डा एपिडाइमिस होता है, कार्डा एपिडाइमिस से जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी, कितनी, 40 सेंटीमीटर लंबी, यहां से एपिडाइमिस से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका निकलती है, जो ये देख रहे हैं मूत्रमार्ग, मूत्र मार्ग से फंदा बनाती हुई, मूत्र मार्ग से फंदा बनाती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये उदर गुहा है, उदर गुहा में प्रवेश करती है। ठीक, और मूत्राशय के आधार भाग पर पहुंचकर, कहा, मूत्राशय के आधार भाग पर पहुंचकर, मूत्राशय के आधार भाग पर पहुंचकर शुक्राशय में खुलती है। किसमें खुलती है, शुक्राशय में। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये शुक्राशय, शुक्राशय में जो शुक्रवाहिनी खुल रही है। ठीक, शुक्रवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जिसको एम्पुला कहते हैं। ठीक, शुक्रवाहिनी का जो अंतिम भाग है जो फूला हुआ है उसे क्या कहा, एम्पुला कहा। और जो शुक्रवाहिनी है वो शुक्राशय में फूल जाती है। अब जो शुक्रवाहिनी और जो शुक्राशय है, अब शुक्रवाहिनी और जो शुक्राशय है वो दोनों मिलकर, दोनों संरचनाएं मिलकर एक लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी नलिका, एक लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी नलिका, जिसको कहते हैं इजैकुलरी डक्ट। क्या कहते हैं, इजैकुलरी डक्ट, स्खलन नलिका। तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तो शुक्रवाहिनी अर्थात वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल अर्थात शुक्राशय दोनों मिलकर स्खलन नलिका अर्थात इजैकुलरी डक्ट में खुल जाती है।
जो इजैकुलरी डक्ट है वो आगे चलकर मूत्र मार्ग में खुल जाती है। देखो इसमें दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर मूत्र मार्ग में अर्थात यूरेथ्रा में खुल जाती है। ठीक, अब जो मूत्र मार्ग होता है, जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय के आधार भाग पर कुछ संरचनाएं लगी होती हैं जिनको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्ब के आकार की संरचनाएं होती हैं जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर की ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? काउपर की ग्रंथियां, क्योंकि इनको वैज्ञानिक काउपर ने खोजा था, इसीलिए इनको काउपर की ग्रंथियां भी कहते हैं। किसको? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को। ठीक, तो जो मूत्राशय होता है वो मूत्राशय लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका के द्वारा, 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका अर्थात मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर मूत्रोजनन छिद्र अर्थात यूरिनोजेनिटल पोर के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक, अब जो शरीर से बाहर खुलता है, मूत्र मार्ग के चारों ओर पेनिस होता है। पेनिस, ठीक, पेनिस जो होता है, पेनिस के अग्र भाग पर एक ओवलित त्वचा होती है जिसको प्रप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रप्यूस कहते हैं। और जो ये त्वचा पेनिस को ढके रहती है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी संरचना कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें आपने वृषण के विषय में जाना, एपिडर्मिस के विषय में जाना, शुक्रवाहिनी के विषय में जाना और मूत्र मार्ग के विषय में जाना कि जो मूत्र मार्ग होता है वो मूत्राशय से निकलकर 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में शरीर से यूरिनोजेनिटल पोर्ट के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो ये आपका मूत्र मार्ग था। फिर आता है सिस्टम पेनिस। तो पेनिस जो होता है वो एक वलित त्वचा द्वारा ढका रहता है जिसको प्रप्यूस कहते हैं। पेनिस जो होता है वो बहुत ही पेशीय और उत्थानशील संरचना होती है जो जन्म में सहायक होती है। इस भाग को पेनिस कहा जाता है। फिर से दोबारा बता दे रहे हैं कि जो पेनिस होता है, जो सिस्टम होता है, वो एक पेशीय संरचना होती है और जो है बहुत ही उत्थानशील अंग होता है, जन्म में सहायक अंग होता है। ये पेनिस के जो ऊपर होता है वो त्वचा, वलित त्वचा होती है जिसको प्रप्यूस कहते हैं। ठीक, तो ये आपका सिस्टम हो गया है। और इस प्रकार से आपके ये पुरुष के जनतंत्र के सभी पांचों भाग कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, आपका जनतंत्र कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत सी जो है हेडिंगें आती हैं, बहुत सी टिप्पणियां पूछी जाती हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होती है। फिर पूछा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। फिर तीसरा पूछा जाता है शुक्राशय क्या होता है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये जो होती है, ये तीनों से संरचनाएं होती हैं, ये सहायक संरचनाएं होती हैं, जो जनतंत्र की सहायक संरचनाएं होती हैं। ये टिप्पणी के रूप में बहुत पूछी जाती हैं। हम इनको अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए, थैंक यू।